अध्याय 231 द साइटिंग। क्या एक क्लास 5 जादुई जानवर? अचानक आए इस खबर ने मीटिंग रूम में सन्नाटा तोड़ दिया। तुरंत ही युनली का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक ही कदम में वह सिपाही के पास पहुंचा और दोनों हाथों से उसके कपड़े पकड़ लिए और अविश्वास की मुद्रा में बोला, तुमने क्या कहा? क्या तुमने वाकई क्लास 5 जादुई जानवर देखा? इस बिंदु पर युनली के शब्द व्यवहारिक रूप से चिल्लाने वाले थे। हाँ हाँ मेरे महाराज, हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक श्रेणी 5 जादुई जानवर के पास पहुंचे। सैनिक की आवाज कांपने लगी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। यहां तक कि जियान चेन का चेहरा भी सख्त हो गया था क्योंकि उसने क्लास 5 मैजिकल बीस्ट के शब्दों को देखा था। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट ताकत में एक अर्थ सेंट मास्टर को टक्कर देता था, लेकिन उनके पास मनुष्यों पर एक स्वाभाविक श्रेष्ठता थी और वे आसानी से उनसे लड़ सकते थे। जब तक किसी व्यक्ति के पास एक अत्यंत मजबूत युद्ध कौशल न हो तो उसे निश्चित रूप से क्लास 5 मैजिकल बीस्ट का प्रतिद्वंद्वी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वेक सिटी ऐसा शहर नहीं था जहां बहुत से अर्थ सेंट मास्टर्स आते थे, जिससे क्लास 5 मैजिकल बीस्ट लगभग एक आदर्श बन गया जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी अस्तित्व नहीं था। एक वर्ग 5 जादुई जानवर एक पृथ्वी संत मास्टर के लिए वही था जो एक वर्ग 4 जादुई जानवर एक महान संत मास्टर के लिए था। दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन था जो लगभग स्वर्ग और पृथ्वी जितना चौड़ा था। तुलनात्मक रूप से एक महान संत मास्टर की शक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर की तुलना में एक प्राथमिक संत को देखने जैसा था जिसने अभी अभी अपने संत हथियार को एक शीर्ष महान संत के खिलाफ लड़ाई में संघनित किया था। ये निम्न रैंकिंग वाले संत के लिए एक निश्चित विफलता होगी और उनके लिए जीतना असंभव होगा। हालांकि जियान चेन ने पहले भी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 2 क्लास 5 मैजिकल बीस्ट को मारा था, लेकिन तब दोनों मैजिकल बीस्ट इतनी बुरी तरह घायल थे कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। उनकी जान खतरे में थी, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को मारने की भारी कीमत चुकाई थी। जियान चेन को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एक क्लास 5 जादुई जानवर एक इष्टतम अवस्था में उस पृथ्वी संत मास्टर से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसने उसे फीनिक्स सिटी से खदेड़ दिया था। हालांकि क्लास 5 जादुई जानवर की उपस्थिति ने उसे और भी अधिक दबाव महसूस कराया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास सहायता करने और उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए नीला और बैंगनी तलवार आत्माएं थीं। उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति एक शीर्ष क्लास 5 जादुई जानवर को अपनी तलवार से दंडित करने के लिए पर्याप्त थी, जब तक कि उसका सामना सिल्वर धारीदार सुनहरे सांप जैसे किसी विचित्र अस्तित्व से न हो। अरे नहीं, अब हालात और भी खराब हो रहे हैं क्योंकि क्लास 5 का जादुई जानवर दिख गया है, यूं ली ने कठोर चेहरे के साथ कहा। सोच में डूबे उसके भौहें आपस में सिकुड़ गईं और फिर उसने बुदबुदाया, नहीं, यह नहीं चलेगा। हमारा वेक सिटी क्लास 5 के जादुई जानवर के हमले से बचाव करने के लिए बहुत कमजोर है। मुझे तुरंत किंग सिटी से पूछना चाहिए, अन्यथा वेक सिटी को बहुत नुकसान होगा। अब तक युन ली में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और वह तुरंत जियान चेन की ओर देखे बिना ही बाहर चला गया। एक क्लास 5 जादुई जानवर निश्चित रूप से वेक सिटी के अस्तित्व के लिए एक घातक दुश्मन था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए इस मामले को सबसे पहले सुलझाया जाना चाहिए और कुछ उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को क्लास 5 जादुई जानवर से निपटने के लिए बुलाया जाना चाहिए। लॉर्ड यूनली कमरे से बाहर निकलकर अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, जहां उन्होंने एक ब्रश और कागज लिया और उस पर तुरंत एक संदेश लिखना शुरू कर दिया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने तुरंत उसे एक बेलनाकार आकार में लपेटा और उसे एक धागे से बांध दिया। हमारे पास जो सबसे तेज संदेशवाहक पक्षी है उसे लाओ और इसे तुरंत मोनाक सिटी के स्वामी के पास पहुंचाओ। हाँ महाराज। तुरंत ही एक सैनिक अंदर आया और जल्दी से पत्र लेकर एक बार फिर कमरे से बाहर चला गया। यह एक आदेश है, इस क्षण से कक्षा 5 के जादुई जानवर की उपस्थिति को सभी से गुप्त रखा जाएगा और इस बीच अकेले यात्रा न करें और वेक सिटी के भाड़े के संघ शाखा के नेता को यहां लाएं। अंत में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गतिविधि पर कड़ी नजर रखें। यूं ली ने दूर जाने से पहले अपने पास मौजूद हर गार्ड को आदेश दिया। क्लास 5 के जादुई जानवर के दिखने की खबर सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे, जिन्होंने शुरू में रिपोर्ट सुनी थी, लेकिन यूली का इसे लोगों को बताने का कोई इरादा नहीं था। उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग जानवर से बहुत डर जाएंगे और अपनी जान बचाने के लिए वेक सिटी छोड़ने का फैसला करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो वेक सिटी की रक्षात्मक ताकत इतनी कम हो जाएगी कि शहर अंततः जादुई जानवरों से भर जाएगा। अभी युनली के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी। वह सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि कुछ विशेषज्ञ इस क्लास 5 जादुई जानवर की मदद के लिए आएंगे। इस स्थिति में क्लास 5 जादुई जानवर से बचाव किया जा सकेगा और वे विनाशकारी नुकसान से बच सकेंगे। जियान चेन ने सोच विचार करते हुए अकेले ही स्वामी के महल को छोड़ दिया।
हालांकि एक क्लास 5 जादुई जानवर ने उसे बहुत दबाव दिया, लेकिन इसका उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। वास्तव में वह गुप्त रूप से एक के आने का इंतजार कर रहा था। चूंकि उसकी नीली और बैंगनी तलवार क्यूई एक युद्ध जानवर की सुरक्षा को चीरने में सक्षम थी, जिसके बारे में माना जाता था कि उसके पास पृथ्वी संत मास्टर के समान ही रक्षात्मक शक्ति है, जैसे कि वह टोफू हो, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि नीली और बैंगनी तलवार क्यूई बेहद शक्तिशाली थी। अगर यह एक युद्ध जानवर पर इतना प्रभावी था, तो क्लास 5 जादुई जानवर पर इसका क्या परिणाम होगा। काय कबीले तक वापस जाने के लिए उसने जो मार्ग याद किया था, उसका अनुसरण करते हुए वह शीघ्रता से उस प्रांगण में प्रवेश कर गया जिसे कायर ने ज्वाला भाड़े के सैनिकों के अस्थायी रूप से रहने के लिए आवंटित किया था। काय कबीला 30 साल पुराना कबीला था और इसलिए दूसरों के बारे में जो जानकारी उसने एकत्र की थी, उसकी तुलना झो कबीले से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार कबीले के रक्षकों की संख्या केवल 100 के आसपास थी। बख्तरबंद कायर की देखरेख में गार्डों का एक और समूह फ्लेम मर्सिनरी के आंगन के चारों ओर गश्त करता था। यह एक मानक 4 तरफा प्रांगण था, जिसके 3 तरफ आवासीय क्षेत्र था और आखिरी तरफ मुख्य द्वार था। बीच में घास का एक बड़ा टुकड़ा था जहां कुछ दर्जन फ्लेम मर्सिनरी छोटे छोटे समूहों में बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही जियान चेन वहां पहुंचा, वहां मौजूद सभी लोगों ने मुंह बंद कर लिया और तुरंत खड़े होकर कैप्टन चिल्लाने लगे। अपने चारों ओर उदासीनता से देखते हुए वह बोला, सेठ, डुओकांग, चारकास, मोतियान और किंगफेंग, क्या पांचों अभी तक लौट आए हैं? कप्तान, वे पांचों अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि वे अपने ही भाड़े के सैनिकों से निपट रहे हैं, एक 30 वर्षीय भाड़े के सैनिक ने जवाब दिया। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, जैसे काय कबीले का एक सेवक अचानक जियान चेन की ओर दौड़ता हुआ आया हो। जब वह जियान चेन के ठीक सामने रुका तो उसकी आंखों में एक डर था। मेरे प्रभु, गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिक और चारकास भाड़े के सैनिक। नौकर की बात पूरी होने से पहले ही कायर ने अपना हाथ हिलाया। मुझे पहले से ही पता है, आप जा सकते हैं। जी महाराज। जियान चेन ने कायर की ओर मुड़ने से पहले नौकर को देखकर मुस्कुराया। अभी सभी यहीं रुके। कायर, मेरे साथ चलो और देखो कि उन पांचों ने मेरे लिए क्या आश्चर्य लाया है। अध्याय 232, असंतुष्ट। तो मुझे चुनौती दो। जियान चेन और कायर आंगन के सामने के गेट पर चले गए जहां वे दोनों 5 कप्तानों को उनके पीछे एक बड़े समूह के साथ खड़े देख सकते थे। गेट के पास खड़े एक भी गार्ड के चेहरे पर उन्हें घूरते हुए कोई खुशी नहीं थी। जिस क्षण जियान चेन और कायर गेट की ओर बढ़े, सेठ के भाड़े के सैनिकों के समूह के पीछे खड़े हर एक व्यक्ति के शरीर से अचानक रक्त पिपासा की एक हल्की आभा निकलने लगी। ये कुछ ऐसा था जिसके लिए केवल वे ही तैयार हो सकते थे जो वास्तव में मृत्यु के पानी में बपतिस्मा ले चुके थे। रक्तपिपासु लोगों के इस समूह के सामने केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले ही आ सकते थे। कप्तान, कप्तान। जियान चेन को देखकर सेठ, डुओकांग, चारकास, मोतियान और किनफेंग चिल्ला उठे। पांचों ने जैसे ही जियान चेन का नाम पुकारा, 100 लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें जियान चेन पर केंद्रित कर दी, बर्फ की तरह ठंडी निगाहों से, और उनकी खून की प्यास किसी जानवर जैसी थी। हालांकि ये देखने के बाद कि जियान चेन कितना युवा था, उनमें से कुछ लोग हैरान होकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके आने से पहले उनके कप्तानों ने उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उन्हें अपने कप्तानों का अनुसरण करते हुए एक और भी अधिक शक्तिशाली भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल होना था, जिसमें अधिक क्षमता थी। भाड़े के सैनिकों के समूह को बदलना उनके लिए अस्वीकार्य कार्य नहीं था और इसलिए वे इस समूह को देखने के लिए अपने कप्तानों के साथ चले गए। हालांकि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि उनका नया कप्तान इतना युवा होगा। 5 भाड़े के सैनिकों के समूह। हमारे पीछे के लोग हमारे अच्छे भाई हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं जो फ्लेम भाड़े के सैनिकों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चाकास ने जियान चेन से बात करते हुए अपने पीछे के समूह की ओर इशारा किया। हमारे साथ यहाँ कुल 121 लोग हैं। हॉट ब्लडड मर्सिनरीज के पास 32 लोग हैं, गोल्ड ड्रैगन मर्सिनरीज के पास 25 लोग हैं, चारकास मर्सिनरीज के पास 17 लोग हैं, स्लॉटर मर्सिनरीज के पास 28 लोग हैं और जेफिर मर्सिनरीज के पास 19 लोग हैं। मोतियान ने जोर से कहा। जियान चेन ने 100 से कुछ आदमियों की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। चलो अंदर जाकर और बात करते हैं। इसके बाद सेठ और अन्य 4 लोगों ने समूह को काय कबीले के द्वार से होते हुए पहरेदारों की चौड़ी आंखों के सामने प्रांगणों में ले गए। चारों तरफ से बने प्रांगण के बीच में 170 आदमी खड़े होकर एक समान उत्सुकता भरी नजरों से जियान चेन की ओर देख रहे थे।
अपने सामने खड़े लोगों को ध्यान से देखते हुए वह जोर से बोला, साथी भाइयों, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस गुट या भाड़े के सैनिकों के समूह का हिस्सा हुआ करते थे। अभी मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सभी अब फ्लेम भाड़े के सैनिकों का हिस्सा हैं, एक परिवार के भीतर एक परिवार। हमें अपने फ्लेम भाड़े के सैनिकों के लाभ के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि सभी के साथ मिलकर काम करने से हमारी ताकत बढ़ेगी और हम पूरे तियान युआन महाद्वीप को चौंका देंगे और महाद्वीप पर नंबर 1 भाड़े के सैनिकों का समूह बन जाएंगे। ये मैं जियान चेन का लक्ष्य है। जियान चेन के बोलने के बाद भीड़ कुछ क्षण के लिए शांत हो गई, फिर किसी ने अंततः चुप्पी तोड़ी। तो फिर हमारे ज्वाला भाड़े के सैनिकों का कप्तान कौन है? भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा। जियान चेन ने जवाब देने से पहले सवाल सुनते ही मुस्कुराया, आज से मैं फ्लेम मर्चेनरीज का कप्तान हूं। और आप हमारे कप्तान क्यों हैं? एक अन्य असंतुष्ट व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। ठीक है, तो फिर आपके पास हमारा कप्तान बनने का क्या कारण है? बच्चे, तुम्हारे बाल भी अभी लंबे नहीं हुए हैं और फिर भी तुम हमारे कप्तान बनना चाहते हो, यह कोई आसान भूमिका नहीं है। ये सही है। उसकी बातें सही हैं। धीरे धीरे विरोध की आवाजें तेज होती गईं और बहुत से लोगों ने अपनी शिकायतें व्यक्त करना शुरू कर दिया। सेठ द्वारा लाए गए समूह में से उनमें से अधिकांश ये सुनकर नाखुश थे कि जियान चेन उनका कप्तान होगा। हालांकि उन्होंने सभी को सुना था कि उनका नया कप्तान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। जियान चेन की उम्र को देखते हुए वे इस पर कैसे विश्वास कर सकते थे? जियान चेन केवल 20 साल का था, वो कितना मजबूत हो सकता था? विपक्ष के शोर के संबंध में सेठ और अन्य 4 ने चुप रहकर देखना चुना। अगर जियान चेन इस तरह के छोटे से मुद्दे को भी हल करने में सक्षम नहीं था, तो वह विश्व मंच पर भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व कैसे करेगा? जियान चेन ने नाराजगी की आवाजों के बावजूद मुस्कुराना जारी रखा, उसे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। बेशक मेरी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। इस महाद्वीप में जहां शक्ति सर्वोच्च है, शक्ति ही सब कुछ तय करती है। अगर तुम मुझे अपना नेता नहीं मानते तो आओ और मुझे चुनौती दो। जो कोई भी मेरी तलवार को चकमा दे पाएगा, वही मेरा कप्तान होगा। जियान चेन की तलवार अपनी सामान्य गति से एक महान संत मास्टर को 3 चालों में घबरा सकती थी और फिर 5 चालों में उन्हें स्थिर कर सकती थी। अगर वह पूरी ताकत से हमला करे तो एक महान संत मास्टर भी मारा जाएगा। उसके ठीक सामने केवल संत मास्टर स्तर के लोग थे, उनके पास उसकी तलवार से बचने या बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। तुम कितने अहंकारी हो, तो मुझे आने दो और परखने दो कि तुम्हारे जैसे कमजोर बच्चे में कितनी ताकत है। एक मोटा काले रंग का आदमी अचानक भीड़ में से उछला और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी के आकार का अपना नया बना हुआ संत हथियार लहराया। तो फिर अपना कदम बढ़ाओ, जियान चेन ने उस आदमी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय चांदी की लाइट विंड तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। हालांकि उसके सामने वाला आदमी केवल एक पीक सेंट मास्टर था और उसे अपनी तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने फैसला किया था कि अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए उसे लाइट विंड तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जियान चेन के हाथ में पतली तलवार देखकर उस आदमी को जरा भी डर नहीं लगा। गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाने लगा और फिर जियान चेन पर हमला करके उसे काट डाला। कुल्हाड़ी के वार के सामने जियान चेन ने बचने या बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। अचानक कुल्हाड़ी के उसके संपर्क में आने से ठीक पहले एक चांदी की चमक उस आदमी की आंखों में दिखाई दी, जबकि कुल्हाड़ी एक साथ जियान चेन की छाती में घुस गई। श्वा! दूर से ही लोगों का समूह आश्चर्य से कांप उठा। उन्होंने नहीं सोचा था कि जियान चेन जैसा घमंडी व्यक्ति हवा में उड़ती एक पतली सी छड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था और इतनी आसानी से अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि त्यानिक्सियों कबीले से फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल हुए गार्डों के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने खुद ही जियान चेन की ताकत को साफ तौर पर देखा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इस तरह का एक साधारण हमला जियान चेन की जान ले सके। कितना अजीब है, वह वास्तव में एक काल्पनिक छवि थी। अध्याय 233 वेक सिटी में नंबर 1 शक्ति। कितना अजीब है, ये तो बस एक काल्पनिक छवि थी। उस आश्चर्यजनक चीख के बाद जियान चेन की आकृति धीरे धीरे बदलने लगी और फिर हवा में गायब हो गई। उसके बाद जियान चेन अचानक 5 मीटर दूर कहीं से प्रकट हुआ। उसे एक क्षण में केवल महान संत मास्टर्स ने ही जियान चेन को प्रेत छवि बनाने के लिए आगे बढ़ते देखा था। बाकी सभी लोग उसकी गतिविधियों को दर्ज करने में असमर्थ थे। जिस आदमी ने जियान चेन पर वार किया था वह चौंक गया था, लेकिन चूंकि वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को वापस दबाया और जियान चेन पर पहले से भी ज्यादा सेंट फोर्स से वार करने की कोशिश की। कुल्हाड़ी की तेज धार ने हवा में उड़ते हुए जियान चेन पर जोरदार स्विश की आवाज की।
जियान चेन भावशून्य होकर खड़ा था और उस आदमी के उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। लाइट विंड स्वॉर्ड उसके हाथों से बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उसने उस आदमी की तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम पहले ही हार चुके हो। आदमी ने जियान चेन को खाली नजरों से देखा। जियान चेन के शब्दों पर वह कुछ पल के लिए रुक गया और हैरान नजरों से उसने पूछा, मैं हार गया? मैं कैसे हार गया? उस आदमी की बातों पर मुस्कुराते हुए जियान चेन ने प्रसन्न भाव से उसकी ओर देखना जारी रखा। अपनी गर्दन पर एक नजर डालो। इस पर उस आदमी ने अपनी गर्दन को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ और अपनी गर्दन पर एक छोटा सा घाव महसूस किया। उसे नहीं पता था कि वह घाव कब दिखाई दिया था, लेकिन उसे पता था कि यह पहले नहीं था। घाव ने उसकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत को ही काट दिया था, इसलिए उसे कोई खून बहता हुआ या दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसे कुछ भी महसूस न हुआ हो, फिर भी उसकी गर्दन पर एक घाव था। तुरंत उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की एक परत दिखाई देने लगी। क्या तुमने ऐसा किया? उसने आश्चर्य से पूछा। आदमी को नहीं पता था कि जब घाव हुआ था या जब घाव हुआ था तब उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ था। हालांकि उसे पता था कि अगर घाव और भी गहरा होता तो वह अपने पैरों पर जिंदा नहीं खड़ा हो पाता। हंसते हुए जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। क्या आप अभी भी मुझसे लड़ना जारी रखना चाहते हैं? दाहू, बस हार मान लो, तुम कप्तान के सामने कुछ नहीं हो। अगर कप्तान चाहता कि तुम मर जाओ तो तुम जहां खड़े हो वहीं मर जाओगे, डुओकांग ने कहा। उसकी आंखों में शायद ही कभी देखी गई प्रशंसा की एक बड़ी मात्रा थी। हालांकि उसने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन डुओकांग पूरी तरह से समझ गया था कि जियान चेन की तलवार चलाने की महारत पूर्णता के स्तर पर पहुंच गई थी। हाँ, वह आदमी गोल्डन ड्रैगन मर्सिनरीज का पूर्व सदस्य था और डुओकांग उसका पिछला कप्तान था। डुओकांग के शब्द निश्चित रूप से उसके लिए शाही कानून के समान होंगे। साथ ही उसकी गर्दन पर घाव पहले से ही इस बात का सबूत था कि अगर जियान चेन उसे मरना चाहता था तो वह मर चुका होगा। जियान चेन ने दूसरे लोगों की तरफ देखा। क्या कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? मेरे शब्द अभी भी कायम हैं। अगर कोई मुझे हरा सकता है तो मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार कप्तान की भूमिका उसे दी जाएगी। पूरा प्रांगण एक गगनभेदी सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि पहले से ही बातूनी लोगों का समूह बोलना बंद कर चुका था। जिस व्यक्ति ने अभी अभी जियान चेन को चुनौती दी थी वह एक पीक सेंट मास्टर था, जिसे वेक सिटी के भीतर अधिक सभ्य स्तर के विशेषज्ञ रैंकिंग में से एक माना जा सकता है। यदि उस स्तर का कोई विशेषज्ञ जियान चेन के खिलाफ नहीं जा सकता था, जिसने केवल एक बार स्ट्राइक आउट किया था, तो समूह का अधिकांश हिस्सा इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए पूरा समूह जियान चेन को स्वीकार करने लगा। जियान चेन ने एक आखिरी नजर सभी पर डालते हुए विजयी मुस्कान बिखेरी और कहा, चूंकि कोई भी नहीं बोल रहा है तो आज से आप सभी फ्लेम मर्सिनरीज के सदस्य हैं और मैं कप्तान बनूंगा। क्या कोई शिकायत है? जियान चेन ने आश्चर्य से पूछा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं डुओकांग खुद को आपके प्रति समर्पित करता हूं। गोल्डन ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के डुओकांग ने घोषणा की। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं सेठ बिना किसी शर्त के कप्तान के आदेशों का पालन करूंगा, हॉट ब्लडड मर्सिनरीज के सेठ ने आगे कहा। उसके बाद बाकी भाड़े के सैनिकों ने खुद को फ्लेम भाड़े के सैनिकों के प्रति समर्पित करना शुरू कर दिया। अगर उनके पुराने कप्तानों ने उसे स्वीकार कर लिया था तो स्वाभाविक रूप से वे भी उसका अनुसरण करेंगे और अपने नए कप्तान को खुश करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जियान चेन ने सेठ, डुओकांग, चारकास, मोर्तियांग, किनफेंग और बाकी भाड़े के सैनिकों को भाड़े के सैनिकों के संघ में शामिल कर लिया। जब तक वे आधिकारिक रूप से उसके ज्वाला भाड़े के सैनिकों में शामिल रहेंगे, वे भाड़े के सैनिकों के समूह के लिए मिशन पूरा करने और अपनी रैंकिंग बढ़ाने में सक्षम होंगे। अगर जियान चेन फ्लेम मर्सिनरीज को महाद्वीप में नंबर 1 भाड़े का सैनिक समूह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था तो भाड़े की रैंकिंग अपरिहार्य थी। ये केंडल की अंतिम इच्छा को पूरा करने का पहला कदम होना चाहिए। वेक सिटी के 5 प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ 100 लोगों के एक समूह ने सड़कों पर जल्द ही हंगामा मचा दिया था। हर एक राहगीर समूह को हैरानी से देख रहा था और जब उन्होंने डुओकांग और अन्य महान संत मास्टर्स की आकृतियां देखीं तो वे खुद को उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सके और आपस में बात करने लगे। डुओकांग और अन्य महान संत मास्टर्स निस्संदेह वेक सिटी के विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक 100 पुरुषों के मजबूत भाड़े के समूह का नेता था, जिसे वेक सिटी के भीतर काफी शक्तिशाली माना जा सकता था। हालांकि वे अक्सर सड़कों पर नहीं दिखते थे, क्योंकि उनमें से 5 ने एक ही समय में अपने चेहरे दिखाए थे। ऐसी बात स्वाभाविक रूप से सभी को उनकी ओर देखने के लिए मजबूर करेगी। जियान चेन सबसे आगे चल रहा था और सभी को आश्चर्य होने लगा कि वह कौन है।
बात यह थी कि किसी को भी यह नहीं पता था कि डुओकांग और अन्य लोगों ने पहले ही अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग कर दिया था। आधिकारिक प्रक्रियाओं को संभालने के लंबे समय के बाद जब जियान चेन और बाकी लोग भाड़े के सैनिकों के संग से बाहर निकले, तब तक उनकी स्थिति पहले ही बदल चुकी थी। कई अलग अलग भाड़े के सैनिकों के समूहों के कप्तानों से वे अब केवल सी रैंक के सदस्य रह गए थे। इसी समय फ्लेम मर्सिनरीज की संख्या अब 600 हो गई थी। जियान चेन के अलावा 7 महान संत मास्टर्स और 6 संत मास्टर्स थे। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्हें पहले से ही वेक सिटी में सबसे मजबूत शक्ति माना जा सकता था। इस बिंदु पर केवल वेक सिटी का शहर का स्वामी अपने 200,000 सैनिकों के साथ फ्लेम मर्सिनरीज के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये खबर कि सेठ और अन्य 4 लोग एक अज्ञात भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो गए थे, भाड़े के सैनिकों के संग से जंगल की आग की तरह फैल गई थी। एक पल में इस सूचना ने वेक सिटी के पूरे इलाके को चौंका दिया था। जहां तक पहले कभी न सुने गए फ्लेम भाड़े के सैनिकों की बात है, उनका नाम जल्दी ही पूरे शहर में फैल गया था। जब पूरे वेक सिटी में इस अचानक घटना को लेकर हंगामा मच गया तो जियान चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत पहले से ही इस तरह की प्रतिक्रिया की आशंका कर रखी थी। प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जियान चेन और समूह तुरंत काय कबीले के प्रांगण में वापस आ गए। विशाल प्रांगण में सभी बैठे हुए थे, तभी जियान चेन ने कुछ बातें समझाना शुरू किया। स्पेस बेल्ट पकड़े हुए उसने इसे काय एयर की ओर बढ़ाया और कहा, अंदर कुछ राक्षस कोर हैं, सभी को कुछ वितरित करें और अभी के लिए सभी गतिविधियां रद्द करें। सभी को सावधानीपूर्वक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहें और सुनिश्चित करें कि वे जादुई जानवर की लहर के लिए अपनी इष्टतम स्थिति में हैं। काय एयर ने जियान चेन से स्पेस बेल्ट ले लिया और अंदर की चीजें सभी को वितरित करना शुरू कर दिया। जियान चेन ने फिर 7 मुट्ठी के आकार के क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकाले और उन्हें ग्रेट सेंट मास्टर्स को सौंप दिया। अगले 2 दिनों तक आप सभी अपनी ताकत भी बढ़ाएंगे। आप जितनी ताकत बढ़ाएंगे उतनी ही आपको जरूरत होगी। इस अगली जादुई जानवर की लहर में क्लास 5 का जादुई जानवर होगा। ग्रेट सेंट मास्टर्स ने क्लास 4 मॉन्स्टर कोर ले लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की खबर सुनी, चाकस ने चौंकते हुए कहा, क्या क्लास 5 मैजिकल बीस्ट होने वाला है? जियान चेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, ये सही है, एक क्लास 5 जादुई जानवर होगा। ऐसा लगता है कि इस बार इस जादुई जानवर की लहर का बचाव करना उतना आसान नहीं होगा। सभी लोग जियान चेन की ओर गंभीर भाव से देख रहे थे, क्योंकि वे उसकी बातें पचा रहे थे। कुछ लोग तो 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर का जिक्र सुनते ही पीले पड़ गए थे। कैप्टन, क्लास 5 मैजिकल बीस्ट से बचाव करना वाकई मुश्किल है। मुझे डर है कि इस बार वेक सिटी में तबाही मच जाएगी। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस बार वेक सिटी को बचाया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि हम तुरंत शहर छोड़ दें। एक दुबला पतला दिखने वाला आदमी अपनी आवाज में कांपते हुए बोला। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की धमकी ने उसके दिल पर एक भयानक असर छोड़ा था। यह सुनकर जियान चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? ऐसा नहीं है कि आसमान हम पर टूट पड़ा है। इस क्लास 5 जादुई जानवर के बारे में सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इससे निपटने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। जियान चेन के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कुछ ने तो अविश्वास से उसे घूर कर देखा। जियान चेन के शब्दों ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जियान चेन अपनी ताकत दिखाने जा रहा है या उसके पास जादुई जानवर से निपटने का कोई तरीका है। फिर भी उसकी उम्र के कारण कुछ लोग अभी भी उसकी ताकत पर बहुत संदेह कर रहे थे। इसलिए इस वजह से कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गर्भ के भीतर से ही साधना शुरू कर दी हो। फ्लेम मर्सेनरीज अभी भी कुछ पल के लिए चौंकने से खुद को नहीं रोक पाए, फिर बेहद उत्साहित हो गए। एक अर्थ सेंट मास्टर निस्संदेह तियान युआन महाद्वीप के उच्च स्तर के विशेषज्ञों में से एक था। उनके भाड़े के सैनिकों के समूह में अर्थ सेंट मास्टर स्तर के विशेषज्ञ होने से हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार आया, अगर वे इस भाड़े के सैनिकों के समूह में बने रहे तो वे निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रयास किए बिना सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यहां तक कि महान संत मास्टर्स के चेहरे पर भी राहत की भावना थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियान चेन 9 महान संत मास्टर्स के खिलाफ बिना किसी परेशानी के लड़ने में सक्षम था और अंत में उनमें से 2 को आसानी से मार डाला। यह एक पृथ्वी संत मास्टर के लिए कोई समस्या नहीं होगी। जियान चेन ने उनकी प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं की और अपना हाथ हिलाया, अभी आगे बढ़ो और अलग हो जाओ। सावधानी से अपनी ताकत बढ़ाओ ताकि जादुई जानवर की लहर के आक्रमण से बचने की तुम्हारी संभावना बढ़ जाए। अध्याय 234 युद्ध कौशल, एक अप्रत्याशित खोज। इसके बाद जियान चेन एक प्रांगण में चला गया जिसे काय कबीले ने खास तौर पर उसके लिए बनाया था।
जियान चेन इस विशाल और शांत प्रांगण में एक मेज पर बैठा और 3 स्पेस बेल्ट निकाली। इन 4 स्पेस बेल्ट में से एक झोउ कबीले के झोउ बुटों की थी। 2 अन्य तियानेक्सियोग ली और तियानेक्सियोग दाओयुन की थीं। जब उसने तियानेक्सियोग कबीले को छोड़ा था तब जियान चेन ने दोनों भाइयों की स्पेस बेल्ट इकट्ठी कर ली थी। एक दिन पहले उसने झोउ कबीले को नष्ट कर दिया था और फिर तुरंत ही उससे भी ज्यादा मजबूत तियानेक्सियोग कबीले को नष्ट कर दिया था। इसलिए जियान चेन को अपनी खोई हुई सिंथ फोर्स को वापस पाने में एक रात बितानी पड़ी थी। इसका मतलब था कि उसके पास स्पेस बेल्ट के अंदर की चीजों की जांच करने का कोई समय नहीं था। अब उसके पास कुछ समय बचा था और इसलिए वह झोउ बुटोग की स्पेस बेल्ट को करीब से देख सकता था। जियान चेन ने स्पेस बेल्ट तक पहुंचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत उसके अंदर रखी वस्तुओं को देखा। स्पेस बेल्ट के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर का एक छोटा सा पहाड़ था, दोनों की संख्या लगभग 200 थी। बगल में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का एक छोटा सा ढेर था, हालांकि यह उसके बगल वाले पहाड़ से छोटा था, फिर भी वहां 20 कोर थे। इस बीच वहां केवल 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर थे। इसके अलावा सिक्कों के 4 छोटे छोटे ढेर थे। तांबे, चांदी, सोने और बैंगनी रंग के सिक्के सभी 4 साफ सुथरे छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठे थे और जियान चेन के अनुमान के अनुसार कुल 10,000 बैंगनी सिक्कों के बराबर पैसे थे। ये झोउ कबीले के खर्च के लिए दैनिक भत्ता रहा होगा। इसके अलावा स्पेस बेल्ट में कपड़े जैसी कुछ अन्य चीजें भी थीं, लेकिन कोई भी बहुत कीमती चीज नहीं थी। उसके बाद तियानेक्सियोग ली और तियानेक्सियोग दाओयुन के स्पेस बेल्ट की जांच की गई। तियानेक्सियोग ली के स्पेस बेल्ट में बहुत सारे राक्षस कोर थे। 200 क्लास 1 और क्लास 2 राक्षस कोर, 40 क्लास 3 राक्षस कोर और 5 क्लास 4 राक्षस कोर थे। 2000 बैंगनी सिक्के और एक बैंगनी कार्ड था जिसके साथ एक अज्ञात राशि जुड़ी हुई थी। दूसरी ओर तियानेक्सियोग दाओयुन का स्पेस बेल्ट और भी दयनीय था। 100 बैंगनी सिक्कों के अलावा केवल 12 क्लास 3 राक्षस कोर और 1 क्लास 4 राक्षस कोर थे। तीनों स्पेस बेल्ट की जांच करने के बाद जियान चेन अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। तीनों स्पेस बेल्ट में 10,000 से ज्यादा बैंगनी सिक्के थे, 400 क्लास 1 और क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 60 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर। यह मुनाफा की कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंदर एक बैंगनी कार्ड था जिसके अंदर एक अज्ञात राशि थी। उसके बाद जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से झोउ बुटोग से मिली स्पेस रिंग निकाली। ये स्पेस रिंग चांदी के रंग की थी और इसमें एक साधारण सजावटी डिजाइन था जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला इसे पहनती हो। जियान चेन ने इस स्पेस रिंग को अपने हाथ में लेकर कुछ पल के लिए देखा और फिर अंदर झांका। स्पेस रिंग स्टोरेज क्षमता में स्पेस बेल्ट से एक ग्रेड ऊपर थी। इसका अंतर आयामी भंडारण स्पेस बेल्ट से बहुत ही अतुलनीय था और यहां तक कि सबसे महंगा स्पेस बेल्ट भी केवल कुछ क्यूबिक मीटर की जगह ही रख सकता था। हालांकि यह स्पेस रिंग गुणवत्ता में उसके पिता द्वारा उसे दी गई रिंग के बराबर नहीं थी, फिर भी ये 50 क्यूबिक मीटर बड़ी थी। स्पेस रिंग के विशाल भंडारण में कई तरह के महंगे दिखने वाले मिट्टी के बर्तन थे और बीच में किताबों के 3 सेटों वाली एक एकल बुकशेल्फ अन्य वस्तुओं से ऊंची थी। इसके बगल में जमीन पर एक हल्का चमकता हुआ बैंगनी कार्ड रखा हुआ था। जियान चेन ने तीनों किताबों को बढ़ती दिलचस्पी के साथ देखा। उसे कोई झिझक नहीं हुई और उसने तुरंत किताबें पढ़ लीं। बहुमूल्य खजानों का अभिलेख। पहली किताब के कवर पर लिखे 6 शब्दों ने जियान चेन की आंखों को आकर्षित किया और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी तेजी से बदलती भावनाओं को शांत करते हुए जियान चेन ने पहली किताब उठाई और दूसरी किताब खोली। मानव स्तरीय युद्ध कौशल पवन नियंत्रण। उन शब्दों से जियान चेन की आंखें फैल गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक युद्ध कौशल, ये किसी तरह एक युद्ध कौशल है। जियान चेन ने चौंक कर चिल्लाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि झोउ बुटोग एक युद्ध कौशल छिपा रहा था। तियान युआन महाद्वीप पर वे अमूल्य खजाने थे और अन्य साधना खजानों की तुलना में यहां तक कि सबसे कम रैंक वाले युद्ध कौशल भी अमूल्य थे। जियान चेन की नजरें किताब के कवर पर वापस चली गईं और उसने धीरे से सांस छोड़ी। कुछ निराशा के साथ वह खुद को रोक नहीं सका और खुद से बुदबुदाया, फिर भी ये कितनी शर्म की बात है कि यह केवल एक मानव स्तरीय युद्ध कौशल है। युद्ध कौशल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे ऊंचा संत स्तर था, फिर स्वर्ग स्तर, पृथ्वी स्तर और अंत में सबसे निचला मानव स्तर। प्रत्येक स्तर के भीतर उन्हें फिर अन्य 3 परतों द्वारा वर्गीकृत किया गया था। धीरे धीरे युद्ध कौशल पुस्तक से अपनी नजरें हटाते हुए जियान चेन ने पहली पुस्तक पर नजर डाली और 4 शब्दों को देखा, स्पिरिट ऑफ द विंड। यह एक मानव स्तरीय साधना पद्धति थी जो पवन संत बल वाले लोगों के लिए सबसे उपयुक्त थी। निराशा से अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने विंड कंट्रोल और स्पिरिट ऑफ द विंड किताबों से नजरें हटा लीं।
ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उसके लिए ये ऐसी चीजें थीं जिनका कोई खास उपयोग नहीं था। जब वह कारगत अकादमी में था तो उसके पास स्वर्ग स्तर की साधना पद्धतियों तक भी पहुंच थी, इसलिए मानव स्तर की साधना पद्धति ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी रुचि जगा सके। जियान चेन ने कीमती सामान वापस मेज पर रख दिया और फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीतता गया और 2 दिन बीत गए। उन 2 दिनों में जियान चेन और फ्लेम मर्सिनरी सभी काय कबीले के प्रांगणों में शांति से साधना करते हुए बैठे थे। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की खबर ने उन सभी पर बहुत दबाव डाला था, इसलिए हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि आने वाली लड़ाई के दौरान खुद को बचा सके। इसके अलावा उन 2 दिनों में आंगनों के आसपास अजीब दिखने वाले लोगों की एक श्रृंखला थी। फ्लेम मर्सेनरीज की उपस्थिति ने वेक सिटी के बड़े और छोटे दोनों गुटों का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही भाड़े के समूह में 5 महान संत मास्टर्स को अकेले ही बहुत बड़ी शक्ति माना जा सकता था। ये 5 महान संत मास्टर्स वेक सिटी में भी प्रसिद्ध थे, जिसके कारण वेक सिटी के हर गुटकाई कबीले पर ध्यान देने लगा। भले ही झो और तियानिक्सियों कबीले का नाश हो चुका था, लेकिन जादुई जानवर की लहर सिर पर मंडरा रही थी, लेकिन इसका असर पूरे वेक सिटी पर पड़ा था। प्रमुख शक्तियों के अलावा व्यावहारिक रूप से किसी और को इसकी परवाह नहीं थी। उस रात घने अंधेरे में एक विशालकाय उड़ने वाला जादुई जानवर अचानक शहर के राजा के महल के ऊपर उतरा। जादुई जानवर की पीठ से 2 आकृतियां उतरी। अध्याय 235 वरिष्ठ दूत। रात के अंधेरे में एक बड़ा उड़ने वाला जादुई जानवर अचानक शहर के राजा की हवेली पर उतर आया। इमारत की चमकदार रोशनी की बदौलत उड़ने वाले जादुई जानवर का आकार मोटे तौर पर निर्धारित किया जा सकता था। ये गहरे काले पंखों वाला एक बाज जैसा दिखता था और इसके पंख लगभग 20 मीटर तक फैले हुए थे। इसकी पीठ पर 2 आकृतियां अचानक नीचे जमीन पर गिर गईं, जिनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। आंगन में युनली खड़ा था और उसके पीछे सैनिकों का एक समूह घबराया हुआ खड़ा था। फिर भी उनमें से हर एक के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर थी। जैसे ही उड़ता हुआ जादुई जानवर नीचे उतरा, युनली ने इंतजार करना जारी रखा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, युनली ने दोनों आकृतियों को आवाज दी, ये दूतों का अभिवादन करने के लिए सम्मानित है। डोंग 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 डोंग। काय कबीले के प्रांगणों में सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक की तेज आवाज ने अचानक ही सुबह के सन्नाटे को तोड़ दिया। जियान चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। काय, अंदर आओ। इसके साथ ही दरवाजे खुलने लगे और काय कबीले के महंगे वस्त्र पहने नेता अंदर आए। हमेशा शांत रहने वाले जियान चेन का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, कप्तान, स्वामी युनली अभी हाल ही में आए थे और उन्होंने कहा था कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे अभी मुख्य हॉल में इंतजार कर रहे हैं। खुद से बुदबुदाते हुए जियान चेन ने कहा, अब वह मुझसे क्या चाहता है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके हाव भाव देखकर लगता है कि बात कुछ गंभीर ही होगी। कायर ने उत्तर दिया। ठीक है, तो फिर हम उसका अभिवादन करते हैं। जियान चेन ने अपने हाथ में 2 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर फेंके और कायर के पीछे कमरे से बाहर चला गया। कायर का पीछा करते हुए वे काय कबीले के हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि बख्तरबंद युनली अपने बगल में एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ खड़ा था। फिर अधेड़ उम्र के आदमी के ठीक बगल में एक युवती खड़ी थी, जिसकी शक्ल सूरत से पता चलता था कि वह लगभग 20 साल की होगी। पिछले 2 दिनों में जियान चेन ने काय कबीले के हर महत्वपूर्ण सदस्य पर ध्यान देना सुनिश्चित किया था। यह अधेड़ उम्र का आदमी कायर का बेटा काय लक था। वह इस साल 40 साल का था और उसके बगल में बैठी 20 वर्षीय महिला कायर की पोती कायदी थी। जियान चेन ने पहचान लिया कि काय लाख जिस व्यक्ति से बात कर रहा था वह कमांडर डुओली था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कप्तान, कप्तान। जियान चेन को देखकर कायर की बेटी कायदी तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और जियान चेन को आवाज लगाई। जब ज्वाला भाड़े के सैनिकों ने काय कबीले के प्रांगण में प्रवेश किया तो कायर ने जोर देकर कहा कि उसके बेटे और पोती भी जियान चेन को कप्तान कहें। हालांकि कायलाख और कायदी दोनों ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनके और कायर के बीच कुछ शब्दों के बाद उन्होंने अंततः इस मामले पर नरमी बरती। जियान चेन ने कमांडर डुओली की ओर मुड़ने से पहले दोनों को अभिवादन के तौर पर अपना सिर हिलाया। कमांडर डुओली, इतनी सुबह सुबह आपके पास मेरे लिए क्या सामान है? डुओली ने हल्की मुस्कान के साथ जियान चेन की ओर रुख किया। भाई जियान चेन, वरिष्ठ दूत आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप आ सकें तो क्या आप कृपया प्रभु के महल में आ सकते हैं? वरिष्ठ दूत। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में ये वरिष्ठ दूत कौन थे।
जियान चेन की उलझन को देखते हुए डुओली ने उसे समझाया, वरिष्ठ दूत मोनाक सिटी से एक विशेषज्ञ है जिसे हमने लहर के दौरान वेक सिटी की रक्षा करने में मदद करने के लिए काम पर रखा था। विशेषज्ञ शब्द से कमांडर डुओली ने अपने होठों को काट लिया और उसने जियान चेन को श्रद्धा की नजर से देखा। ये सुनकर जियान चेन की आंखों में झिझक के साथ चमक आ गई जब वह बोला, कमांडर डुओली, क्या आप जानते हैं कि किस कारण से यह वरिष्ठ दूत मुझसे मिलना चाहता है? इस बारे में मुझे यकीन नहीं है। वरिष्ठ दूतों ने मुझे नहीं समझाया और मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। डुओली ने अपना सिर हिलाया। जियान चेन की आंखें एक बार फिर सिकुड़ गईं क्योंकि उसने कई अलग अलग कारणों के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह केवल कमांडर डुओली का पीछा करते हुए हवेली तक वापस जा सका। राजा के महल में कमांडर डुओली बगीचे के ठीक सामने रुके और जियान चेन से बात करने के लिए मुड़े। भाई जियान चेन, वरिष्ठ दूत आगे एक मंडप में आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। समझ में सिर हिलाते हुए जियान चेन ने आगे देखा कि बगीचा कहाँ था। पूरे स्थान के चारों ओर अलग अलग प्रकार के फूलों की भीड़ थी, जिसकी मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। इस खुशबू की एक सांस के साथ कोई भी महसूस कर सकता था कि उसकी क्यों स्थिर हो गई है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक सार की मात्रा संतृप्त थी। जियान चेन आखिरकार बगीचे के बीच में बने मंडप को देखने के लिए रुका, जहां दो महंगे कपड़े पहने व्यक्ति शराब पी रहे थे। युन ली उनके पास खड़ा था और बिना किसी सुरक्षाकर्मी के बीच बीच में उनके लिए सम्मानपूर्वक शराब परोसता रहा। जियान चेन ने एक पल के लिए उन दो अमीर कपड़े पहने लोगों को देखा। उसके दिमाग ने समझ लिया था कि ये दोनों वही लोग हैं जिन्हें डुओली ने वरिष्ठ दूत कहा था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह धीरे धीरे मंडप की ओर चलने लगा। रास्ते में उसकी नजर बगीचे में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रही। जिस समय जियान चेन मंडप में पहुंचा, स्वामी युनली ने जल्दी से दोनों दूतों से कहा, वरिष्ठ दूतों, इस भाई का नाम जियान चेन है। दोनों दूतों ने जियान चेन को उसी समय देखा जब जियान चेन ने उन्हें देखा। वह देख सकता था कि वे दोनों 40 साल के थे और एक का स्वभाव इतना सौम्य था कि पहली नजर में कोई भी उनके बारे में अच्छी भावना रख सकता था। दूसरे का हाव भाव दूसरे आदमी के बिल्कुल विपरीत था और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। इसके बावजूद दोनों के कपड़े और सामान एक जैसे थे। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि दोनों के चेहरे एक जैसे थे। तो आप जियान चेन हैं? जियान चेन का अभिवादन करते हुए उन्होंने सौम्य मुस्कान बिखेरी। जियान चेन ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े, ठीक है, मैं जियान चेन हूं। क्या ये पूछ सकता है कि यहाँ साथी भाई क्या चाहते हैं? जियान चेन की आवाज न तो अपमानजनक थी और न ही सम्मानजनक, और उसका हाव भाव शिष्टाचार के अनुसार अनुचित नहीं था। जियान चेन के बोलने के बाद हवा में क्यूई की एक बड़ी मात्रा भर गई और उसने जियान चेन पर भयानक दबाव डालना शुरू कर दिया। नीचे जियान चेन को तुरंत लगा कि मानो उस पर कोई भारी पत्थर रखा हुआ है और उसे अचानक सांस लेने में कठिनाई होने लगी। इस अचानक हुई घटना से जियान चेन का चेहरा चौंक गया और उसका शांत चेहरा गंभीर भाव में बदल गया। वह उस सौम्य दिखने वाले व्यक्ति को घूरता रहा जो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसमें एक तरह की ठंडक थी। पीछे न रह जाने के लिए जियान चेन ने हवा में अपनी क्यूई भरनी शुरू कर दी, जिसने तुरंत उस क्यूई से संपर्क किया जो उसके खिलाफ दबाव डाल रही थी। पापा! एक जोरदार धमाके के बाद पहले शांत रहा बगीचा अचानक तेज हवा में गिर गया और फूलों की पंखुड़ियां नाचने लगी तथा हवा में उड़ने लगी। वरिष्ठ दूत युनली का चेहरा बदल गया था जब वह घबराहट में चिल्लाया था। दयालु दिखने वाले दूत ने युनली की ओर हाथ हिलाया और बिना एक शब्द बोले जियान चेन की ओर मुस्कुराता रहा। अध्याय 236 ऊंची तलवार क्यूई। जियान चेन की क्यूई दूत की क्यूई के साथ हवा में इस तरह से गुंथ गई थी मानो दो खतरनाक जानवर एक दूसरे को बिना रुके नोच रहे हों। जियान चेन और दूत जहां थे उसके विपरीत उनके आसपास के बगीचे पर तेज तूफान का आक्रमण हुआ, जिसका आकार प्रत्येक बीतते क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा था। दयालु दूत ने अपनी बात को और भी आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। एक पल के नोटिस में जियान चेन जिस खतरनाक स्थिति में था वह अचानक बढ़ गई थी। जियान चेन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया क्योंकि उसने क्यूई के दबाव में वृद्धि महसूस की। यह अभी हाल ही की बात है जब जियान चेन उस आदमी के साथ एक समान स्तर पर लड़ रहा था, लेकिन तुरंत जियान चेन को लगा जैसे उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जम गया हो और वह अंदर फंस गया हो, प्रतिबंधों से मुक्त होने में असमर्थ, यहां तक कि दूत की क्यूई के कारण उसके कपड़े भी उसके खिलाफ कसकर दबाए गए थे। जियान चेन के गले से एक हल्की सी गड़गड़ाहट निकली क्योंकि उसने जल्दी से अपनी क्यूई बढ़ा दी।
जल्दी ही ये चरम पर पहुंचने लगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति की क्यूई की मात्रा अभी भी जियान चेन को नियंत्रित कर रही थी और इसलिए वह मुक्त होने में असमर्थ था। अपने सभी बेहतरीन प्रयासों के बावजूद जियान चेन पर लगाई जा रही ताकत की मात्रा एक अचंभित पहाड़ पर चढ़ने के काम के समान थी। ये दोनों दूत पृथ्वी संत मास्टर वर्ग के थे, जबकि जियान चेन केवल प्राथमिक महान संत मास्टर स्तर पर था, इसलिए उसके लिए दोनों में से किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना असंभव था। हालांकि जियान चेन उस भारी क्यूई के नीचे एक अंश भी हिलने में सक्षम नहीं था, फिर भी वह उस आदमी के सामने अडिग था। उसके भीतर की संत शक्ति लगातार घूमती रही क्योंकि वह उसके चारों ओर विदेशी क्यूई का प्रतिकार करने की कोशिश कर रही थी। जियान चेन के पैरों के नीचे जमीन कई दरारों में विभाजित होने लगी। उसके पैरों के केंद्र से हर दिशा में मकड़ी के जाले जैसी दरारों की एक श्रृंखला विकसित होने लगी। पत्थर टूटने के बाद जियान चेन धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। ये देखकर कि सम्राट शहर से आए दूत जियान चेन के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे, युनली अपने चेहरे पर एक चिंता भरी नजर डाले बिना नहीं रह सका। अपने दिल में वह पहले से ही आश्वस्त था कि जियान चेन किसी प्रभावशाली कबीले का युवा बेटा है, जिसमें ऐसी क्षमता है जो हर 100 साल में एक बार ही दिखाई देती है। अगर उसके जैसा कोई युवा महान संत गुरु के स्तर तक पहुंचने में सक्षम था, तो ये बताना मुश्किल था कि उसकी वास्तविक सीमा कहाँ थी या वह किस ऊंचाई तक पहुंच सकता था। अगर ये दूत जियान चेन को नाराज कर देता तो उसे यकीन नहीं था कि बाद में क्या समस्या होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जियान चेन इसके बाद भी कोई द्वेष रखता तो निश्चित रूप से एक समस्या का सिरदर्द पैदा हो जाता और परेशानी होती। युनली के चेहरे पर चिंता के भाव के बावजूद उसके सामने खड़े दो दूत ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वह नाराज कर सके। इसलिए उन दोनों को शांत करने की एक कोशिश के बाद उसने कुछ और नहीं कहा और उन्हें नाराज करने के डर से वह एक बार फिर किनारे पर खड़ा हो गया। दूत जियान चेन की ताकत का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उन्होंने जियान चेन पर दबाव बढ़ाना जारी रखा। इस समय जियान चेन के दोनों पैर मिट्टी को चीरते हुए जमीन में धंस रहे थे। जियान चेन का चेहरा अतुलनीय रूप से सफेद था, मानो कोई भारी पत्थर अभी भी उसके शरीर पर दबा हुआ हो। उसके लिए सिर्फ सांस लेना ही मुश्किल काम था, लेकिन वह अपने दांत पीसता रहा और दृढ़ रहा और उसकी आंखें हर पल ठंडी होती गईं क्योंकि उसके साथ हत्या का इरादा भी बढ़ता गया। स्पष्ट रूप से इस दूत की हरकतों ने जियान चेन की हत्या की मंशा को जगा दिया था। दूत अभी भी जियान चेन को एक सौम्य नजर से देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वह एक दयालु बूढ़ा आदमी हो जो अपने पालतू पशुओं की देखभाल कर रहा हो। हालांकि इस समय तक जियान चेन पर दबाव डालने वाली क्यूई की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि वह एक नाखून भी हिलाने में सक्षम नहीं था। यह एक पृथ्वी संत मास्टर की ताकत की असली सीमा होनी चाहिए। सिर्फ उसकी क्यूई के साथ मैं हिलने में असमर्थ हूं, कितना भयानक। मैं एक महान संत मास्टर के रूप में उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। जियान चेन ने खुद को चौंकाते हुए सोचा। एक पृथ्वी संत मास्टर और एक महान संत मास्टर के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। बस एक बहुत बड़ी रेखा थी जो उनके बीच अंतर करती थी। जैसे ही जियान चेन अपनी सांसों को नियंत्रित करने में सक्षम था, अचानक उसके डेंटियन के भीतर की नीली और बैंगनी रोशनी अचानक उसके शरीर से उसके सिर के चारों ओर दो रोशनी की चमक के रूप में उभरी। वे एक तलवार के दो हैंडल लग रहे थे जो वर्तमान में उसके सिर में घुस रहे थे। उसी समय तलवार क्यूई की अविश्वसनीय रूप से मजबूत मात्रा बाहर की ओर उड़ी, मानो वह कहीं से भी प्रकट हुई हो। एक पल में पूरा बगीचा तलवार क्यूई से भर गया और हवा की हर इकाई उसमें समा गई। यह एहसास काफी तीखा था, हवा की एक साधारण धारा के कोमल स्पर्श के विपरीत। वास्तव में यह एहसास कई तलवारों द्वारा काटे जाने जैसा था, जिसमें चुभने वाली सनसनी थी। जिस क्षण तलवार क्यूई जियान चेन के शरीर से बाहर निकली, बगीचे के चारों ओर के फूल बेतहाशा नाचने लगे। अगले ही पल धूल के एक तूफान ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। दूसरी नजर में घास या फूल का एक भी डंठल बचा नहीं था। अचानक पत्थर के मंडप में सरसराहट की आवाज गूंज उठी, क्योंकि धूल का पूरा तूफान हर दिशा में आसमान को ढक गया। कुछ ही पल बाद मंडप के बाहर का हिस्सा भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि धूल ने सभी की नजरों को पूरी तरह से ढक लिया था। क्या ये किस प्रकार की शक्ति है? जल्दी करो और वापस जाओ। दोनों दूतों के चेहरे पर अब शांत भाव नहीं थे और वे तुरंत तलवार क्यूई की परिधि से बचने के लिए पीछे की ओर उड़ गए। यहां तक कि युनली की प्रतिक्रिया भी बहुत धीमी नहीं थी और वह भी तुरंत पीछे की ओर कूद गया। उसका पूरा चेहरा चिंता से भर गया और फिर अचानक सदमे ने उसे घेर लिया। जैसे ही दोनों दूत पीछे हटे, दो नीले और बैंगनी रंग की तलवारें अचानक एक ही बार में उसकी आंखों से ओझल हो गईं। उनके गायब होने के बाद तलवार क्यूई का आवरण भी पीछे हट गया और फूलों के बगीचे के अवशेष हर जगह निशान के साथ पीछे रह गए।
दोनों दूत और यूनली 100 मीटर दूर खड़े थे और जियान चेन को अविश्वास से देख रहे थे। हालांकि पहले की तुलना में जियान चेन पहले से ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन दरारों से भरी हुई थी। तीनों लोगों के चेहरों से खून से रिश्ते हुए छोटे छोटे घाव साफ देखे जा सकते थे। हालांकि वे इतनी तेजी से पीछे हटने में सक्षम नहीं थे कि उनके कुछ बाल टुकड़ों में कट गए और हवा में उड़ गए। यहां तक कि उनके कपड़े भी फट गए थे और खून से सने हुए थे। ये किस प्रकार की शक्ति है? यह इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? सौम्य दिखने वाला दूत आश्चर्य से चिल्लाया और उसके चेहरे पर स्वस्थ भय झलक रहा था। उस पल में दोनों दूतों ने खुद को बचाने के लिए अपनी सेंट फोर्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि तब कुछ बहुत ही चौंकाने वाला हुआ था। इस रहस्यमयी शक्ति ने उनके बचाव को नजरअंदाज कर दिया था और उन दोनों को घायल कर दिया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे ब्लेड जैसी चीजों को कटते हुए महसूस किया था। उनकी जांघें, कमर, हाथ, चेहरा, माथा और छाती सभी किसी न किसी तरह से कट गए थे और लगभग खून से लथपथ हो गए थे। अध्याय 237 जादुई जानवर आक्रमण। 100 मीटर की दूरी पर दोनों दूतों की दयनीय स्थिति को देखकर जियान चेन को लगा कि उसका गुस्सा खत्म हो गया है। हालांकि उस दूत ने उस पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत दबाव डाला था, लेकिन उन दोनों को जो परिणाम भुगतने पड़े वे बहुत बुरे थे। न केवल उनके शरीर क्षतिग्रस्त हो गए थे, बल्कि यह एक पृथ्वी संत गुरु के रूप में उनकी श्रेष्ठता पर भी हमला था। यह अपने आप में उनके सम्मान का अपमान करने के लिए पर्याप्त था। जियान चेन ने अपने आसपास के नज़ारे को देखना जारी रखा, लेकिन उसने देखा कि उसके द्वारा उत्सर्जित तलवार क्यूई की वजह से वातावरण पूरी तरह से धूल में बदल गया था। अंदर से वह सदमे में सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। नीली और बैंगनी तलवार आत्माएं इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्होंने उसके शरीर से जो थोड़ी मात्रा में तलवार क्यूई निकाली थी उससे वह सदमे से कांप उठा। सटीक रूप से कहें तो सदमे की अंतहीन मात्रा। केवल थोड़ी सी तलवार क्यूई से एक अर्थ सेंट मास्टर पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ना, यह अविश्वसनीय था। यदि अत्यंत कमजोर नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं के पास अब इतनी भारी मात्रा में शक्ति थी, तो जियान चेन ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उनके सबसे मजबूत बिंदु पर कितनी भयावह शक्ति हो सकती है। ये कितना शक्तिशाली है। हाँ, कितना भयानक। फटेहाल यूनली का चेहरा पीला पड़ गया और वह खुद से बुदबुदाने लगा। उसके माथे पर पसीने की चमक थी, जैसे उसके बगल में खड़े दो अन्य दूतों पर थी। उसके कपड़े अब ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उसके शरीर के हर इंच पर घाव और खून टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर ये तथ्य न होता कि वह खून से लथपथ था, तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि वह घायल हो गया है। जियान चेन की नज़र में लोग उसकी शक्ति से पूरी तरह से भयभीत थे। उन तीनों को देखकर वह उनके दर्द में आनंद लेने से खुद को रोक नहीं सका। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने आखिरकार कहा, लॉर्ड यूनली, वरिष्ठ दूत, क्या आप सभी अब ठीक हैं? बोले गए प्रत्येक शब्द के साथ जियान चेन ने उनकी ओर एक और कदम बढ़ाया। भाई जियान चेन, और करीब मत आना। जियान चेन को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख यूनली खुद को चौंकने से नहीं रोक सका और जोर से चिल्लाया और साथ ही कुछ कदम पीछे भी हट गया। अचानक हुई घटना से यूनली इतना डर गया कि उसकी हिम्मत पूरी तरह खत्म हो गई। तलवार क्यूई की वह अविश्वसनीय मात्रा बहुत भयानक थी, और अगर उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी भी धीमी होती तो उसे कोई संदेह नहीं था कि वह भी धूल से कम नहीं होता। दोनों दूत भी कुछ कदम पीछे हट गए और उन्होंने जियान चेन को कुछ डर के साथ देखा। उस पल उन्हें यूनली से कुछ ज्यादा ही एहसास हुआ था। उन दोनों को इस बात का दर्दनाक एहसास था कि जिस संत शक्ति पर उन्हें इतना गर्व था, उसके बावजूद इस खतरे के खिलाफ उनके पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह देखकर कि किस तरह से दो पृथ्वी संत गुरुओं को नीला और बैंगनी तलवार आत्माओं के कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया था, जियान चेन कुछ आत्मा संतुष्टि महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भगवान यूनली और वरिष्ठ दूत, कृपया इसे माफ करें। मेरा गुस्सा एक पल के लिए बेकाबू हो गया था, लेकिन अब ये कोई समस्या नहीं है। बगीचे और उसकी नष्ट हो चुकी स्थिति को देखते हुए दोनों दूतों के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव उभर आए। अभी जो शक्ति थी वह क्या थी? जियान चेन ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, दूतों, कृपया इसे माफ कर दो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ये बोल नहीं सकता। हालांकि अभी अभी जो शक्ति का विस्फोट हुआ वह मेरे नियंत्रण में नहीं था। अगर इसने कोई अपराध किया है तो यह उम्मीद करता है कि वरिष्ठ इसे माफ कर देंगे। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अगर हम इस तरह की स्थिति में हैं तो ये पूरी तरह से हमारी गलती है। अगर मैंने अपनी क्यूई के साथ आपको परखने की कोशिश नहीं की होती तो आपकी वह शक्ति कभी प्रकट नहीं होती। सौम्य दिखने वाले दूत ने तुरंत जवाब दिया।
वेक सिटी आने के बाद उन्होंने जियान चेन की अब तक की उपलब्धियों के बारे में सुना था। जियान चेन नाम के व्यक्ति के बारे में वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यह किस तरह का व्यक्ति था। वे उसकी ताकत का परीक्षण भी करना चाहते थे, बस ये देखने के लिए कि क्या वह उतना ही अद्भुत है जितना कि भगवान युनली ने कहा था। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक ही प्रयोग में उन्हें इतनी भारी हार का सामना करना पड़ेगा और उनका चेहरा भी खो जाएगा। इसके साथ ही ठंडे दिखने वाले दूत ने दूसरे की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। यह आपकी गलती है कि आप मुसीबत ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर पहला दूत झेपकर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। जियानचेन, अगर हमने आपको नाराज किया है तो हम आशा करते हैं कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। जियानचेन ने जल्दी से जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, आपके शब्द मेरे मुंह से आने चाहिए। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वरिष्ठ लोग बुरा न माने। वरिष्ठ दूत, भाई जियानचेन, इस हालिया विनाश के कारण क्यों न हम बातचीत करने के लिए स्थान बदल लें? युनली ने अचानक कहा। शरीर पर चोटों के निशान होने के बावजूद वे सती घावों से ज्यादा कुछ नहीं थे और बाधा से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये देखकर कि कैसे दोनों दूतों और जियानचेन ने सुलह कर ली थी, युनली चुपके से राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इसके बाद तीनों युनली के पीछे पीछे एक और भी खूबसूरत लाउंज में चले गए। हालांकि हॉल की ओर जाते समय कई गार्डों ने युनली और दोनों दूतों की जर्जर हालत को देखकर अजीब नजरों से देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चारों आखिरकार शांत हॉल में पहुंच गए जहां वे एक दूसरे से बात करने लगे। आखिरकार जियानचेन ने दूतों के नाम जान लिए और साथ ही उनके स्वभाव को थोड़ा और समझ लिया। दोनों दूत एक ही माता पिता के भाई थे, लेकिन उनके चरित्र बिल्कुल विपरीत थे। दयालु व्यक्ति बड़ा भाई था जिसका नाम कटाटा था। दोनों में से वह सबसे अच्छा स्वभाव वाला था और उसके चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान रहती थी जिससे लोग उसके साथ सहज महसूस करते थे। दूसरा व्यक्ति छोटा भाई काटाफेई था। अपने बड़े भाई की तुलना में वह बहुत ठंडा और चुप था, जिससे लोगों को ऐसा लगता था कि वह उनसे बहुत दूर है। बातचीत के बाद कटाटा ने लगातार जियानचेन की पहचान उससे छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार लापरवाही से अस्पष्ट जवाब दिया गया। यहां तक कि कटाटा को भी बाद में एहसास हुआ कि जियानचेन इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने भ्रमित होने से बचने और जियानचेन के क्रोध से बचने के लिए ऐसे सवाल पूछना बंद कर दिया। बगीचे में हुई स्थिति के बाद कटाटा ने जियानचेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस समय डुओली गंभीर भाव से वापस आ गया था। दूतों का अभिवादन करने के बाद वह तुरंत युनली की ओर मुड़ा। महाराज, अभी अभी एक रिपोर्ट आई है। जादुई जानवरों की एक बड़ी लहर जंगलों से वेक सिटी की ओर बढ़ रही है। अचानक वहां मौजूद सभी लोगों की बोलती बंद हो गई क्योंकि युनली ने गहरी नजर से देखा। कितने हैं? बहुत सारे, इतने सारे कि हम गिन भी नहीं सकते, डुओली ने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या वहां कक्षा 5 के जादुई जानवर का कोई निशान था? कटाटा ने पूछा। हमारी रिपोर्ट कहती है कि स्काउट जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने से बहुत डरते हैं। ज्यादा से ज्यादा वे बाहरी इलाकों में प्रवेश करेंगे और इसलिए वे इसका कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। डुओली ने माफी मांगते हुए अपने हाथ पकड़े। डुओली, पूरे शहर को तुरंत तैयार करो। स्काउट्स को वापस बुलाओ और शहर के फाटकों को बंद करो ताकि कोई भी बाहर न जा सके, युनली ने गरजते हुए कहा और कमरे से बाहर भागने के लिए अपनी सीट से कूद पड़ा। अध्याय 238 आक्रमण से पहले की पूर्व संध्या। युनली ने जादुई जानवर की लहर की शुरुआत की घोषणा की। वेक सिटी में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अचानक पूरा शहर हरकत में आ गया क्योंकि हर एक भाड़े के सैनिक समूह ने खबर सुनकर तुरंत अपने भाइयों के साथ शहर के द्वार की ओर तैयारी करने के लिए चल पड़ा। युद्ध के निकट होने की खबर से माहौल अस्वाभाविक रूप से गंभीर था, लेकिन साथ ही हर कोई उत्साहित भी था। जिस क्षण जियानचेन ने स्वामी के भवन को छोड़ा, वह काय कबीले में वापस लौट आया, जहां 7 महान संत गुरु और ज्वाला भाड़े के सैनिकों के 100 अन्य सदस्य उसका स्वागत करने के लिए दौड़े। सड़क पर अब एक भी कारवां नहीं दिख रहा था, केवल भारी बख्तरबंद भाड़े के सैनिकों का एक बड़ा समूह एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। उनमें से कई भाड़े के सैनिक अपने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ चल रहे थे। इस बार वेक सिटी में भाड़े के सैनिकों के संघ ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि अगर वे एक जादुई जानवर का बायां कान उपलब्ध कराने में सक्षम थे तो वे उस रैंक के जादुई जानवर को मारने के लिए नकद इनाम का दावा करने में सक्षम होंगे। जितने अधिक कान वे एकत्र करेंगे उतने ही अधिक पुरस्कार वे प्राप्त कर सकेंगे। जबकि जादुई जानवर की लहर बेहद खतरनाक थी, जहां सावधानी न बरतने पर कोई अपनी जान गंवा सकता था। मौद्रिक इनाम का आकर्षण उन लोगों के लिए लुभावना था जो मौत से नहीं डरते थे। हालांकि ये सारा पैसा शहर के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुकाया गया था। हालांकि यह कोई छोटी रकम नहीं थी,
क्योंकि वेक सिटी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के इतने करीब था और राक्षस कोर पैसे का एक अच्छा स्रोत थे, इसलिए ये कहा जा सकता था कि वेक सिटी और स्वामी दोनों अमीर थे। अन्यथा वे कभी भी प्रथम श्रेणी के शहर की तरह की दीवारें नहीं खरीद पाते। जब जियान चेन 100 आदमियों को 1000 मीटर दूर शहर के द्वार तक ले गया तो उन्हें अचानक आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि लोगों की एक बड़ी भीड़ ने उस क्षेत्र को घेर लिया था और आगे बढ़ना असंभव हो गया था। इस पर जियान चेन ने पीछे हटकर अपने पीछे खड़े 7 महान संत गुरुओं से कहा, हमारे लिए रास्ता साफ करो। 7 महान संत गुरु वेक सिटी के सभी प्रसिद्ध लोग थे और बहुत से लोग उन्हें जानते थे। इसलिए बहुत से लोगों ने तुरंत उनके लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि उनमें से कई लोग उनकी उपस्थिति से भयभीत महसूस करते थे। जियान चेन के 7 स्थानों की अदला बदली करते हुए 7 लोगों की उपस्थिति तीव्रता से बढ़ गई। जब डुओकांग ने चिल्लाकर कहा, साथी भाइयों, कृपया रास्ता बनाओ। उनके नियंत्रण में उनसे निकलने वाली शक्ति की मात्रा ने उनके सामने की सड़क को अचानक खाली कर दिया था, जैसे कि एक तेज तलवार ने इसे काट दिया हो और लोगों के समूह को किनारे हटने के लिए मजबूर कर दिया हो। क्या वह गोल्डन ड्रैगन मर्सिनरीज का कप्तान नहीं है? मुझे नहीं लगा कि वह यहां होगा। वह भी हॉट ब्लडड मर्सिनरीज का कप्तान है। मैंने अफवाहें सुनी है कि उन्होंने अपने भाड़े के सैनिकों के समूह को भंग कर दिया है और फ्लेम मर्सिनरीज नामक दूसरे समूह में शामिल हो गए हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। जिस क्षण 7 महान संत गुरुओं ने अपना चेहरा दिखाया, उन्होंने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और लोग उनके बारे में बात करने लगे। बड़े समूह के पीछे छिपकर जियान चेन ने किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना 7 महान संत गुरुओं का पीछा किया। जैसे ही समूह दीवारों से 500 मीटर दूर था, अचानक आगे एक बड़ा हंगामा सुनाई दिया। फिर एक भारी बख्तरबंद सैनिक जियान चेन की ओर चलता हुआ आया। ये कमांडर डुओली था। हाँ, भाई जियान चेन, प्रभु और वरिष्ठ दूत दीवारों पर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे आपके साथ चलने की अनुमति दें। जिस क्षण कमांडर डुओली ने जियान चेन को देखा, उसकी आवाज पहले से भी अधिक विनम्र हो गई। समूह के आगे चलते हुए जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यदि आप मुझे नेतृत्व करने का सम्मान देंगे तो कृपया। इसके बाद सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच जियान चेन और डुओली एक साथ शहर के द्वार की ओर चले गए। वेक सिटी की दीवारें फर्स्ट क्लास सिटी की दीवारों के समान ही थीं। वे 40 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी थीं। दीवारों के ऊपर विभिन्न ताकत के सभी प्रकार के सैनिक थे। इतना ही नहीं, बल्कि दीवार के ऊपर कई मजबूत भाड़े के सैनिक भी थे। दीवारों पर 30 जादुई क्रिस्टल तोपें भी लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर 5 भाड़े के सैनिक राक्षस कोर से भरी एक ट्रंक के साथ तैनात थे। कमांडर डुओली ने जियान चेन को लॉर्ड युनली के पास लाया, जो गंभीर भाव से शहर की दीवारों के बाहर देख रहा था। उसके बगल में वेक सिटी के कुछ जाने माने लोग और 2 दूत थे। उन दोनों ने काले रंग के लिबादे पहने हुए थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बात करने के लिए तैयार थे। अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश भी करता तो ऐसा लगता था कि दूत उन्हें नोटिस करने का नाटक भी नहीं करेंगे। भगवान युनली, अब स्थिति कैसी दिख रही है? जियान चेन ने भगवान से धीरे से कहा। युनली ने अपने हाव भाव में कोई बदलाव किए बिना शहर के बाहर देखना जारी रखा। यह आश्वस्त करने वाला नहीं लग रहा है। इस बार की जादुई जानवरों की लहर में पहले से कहीं ज्यादा जादुई जानवर हैं। भाई जियान चेन, एक नजर डालो। उनकी संख्या लगभग अथाह है। ये सुनकर जियान चेन गंभीर हो गया और उसने देखा कि युनली जिस ओर इशारा कर रहा था, जादुई जानवरों का एक काला तूफान धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। वो एक भी जादुई जानवर के शरीर को पहचान नहीं पाया, उन्हें गिनना तो दूर की बात थी। इस तमाशे के साथ जियान चेन की आंखें केवल एकाग्रता में सिकुड़ सकती थीं। मानसिक रूप से मूर्ख जादुई जानवरों के इस तरह से आगे बढ़ने के लिए उन्हें आदेश देने वाला कोई वर्ग 5 जादुई जानवर होना चाहिए। आखिरकार उनके पास एक ऐसी बुद्धि थी जो एक इंसान से कम थी, लेकिन उनके लिए अन्य जादुई जानवरों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। ये जादुई जानवर लहर काफी अजीब है। भगवान युनली, मुझे याद है कि पिछली जादुई जानवर लहर में जादुई जानवर थे जो बेतहाशा खुद को दीवारों पर फेंक रहे थे। इस बार वे इतने अनुशासित तरीके से कैसे चल रहे हैं? एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग उलझन में बोला। ये सही है, पिछली बार जब वेक सिटी पर आक्रमण हुआ था तो वह इस बार से बिल्कुल अलग था। एक अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंता से आती हुई लहर को देखते हुए कहा। दोनों के बोलने के बाद युनली के पास खड़े लोग आपस में बहस करने लगे। वे कम बुद्धि वाले लोग नहीं थे, उनमें से हर कोई समझ सकता था कि इस लहर में कुछ गड़बड़ है। ये देखकर कि सभी को इस लहर के बारे में कुछ अजीब लगा था, युनली को पता था कि अब इस रहस्य को छिपाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है।
बिना किसी और विचार के वह जोर से बोला, हर कोई, सच तो यह है कि इस जादुई जानवर की लहर में एक क्लास 5 जादुई जानवर छिपा हुआ है। हमारे वेक सिटी के लिए ये जादुई जानवर की लहर एक अत्यंत गंभीर प्रकृति की जीवित रहने की परीक्षा कही जा सकती है। अध्याय 239, किसी की प्रतिष्ठा की प्रारंभिक प्रमुखता। युन ली के कबूलनामे को सुनने के बाद सभी के चेहरे पर तुरंत मौत जैसी गंभीरता छा गई। फिर भी कोई भी ज्यादा शोर नहीं मचा रहा था, क्योंकि उनमें से हर कोई मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि यही कारण था कि जादुई जानवर की लहर इस बार इतनी अलग थी। वेक सिटी में हर 20 साल में एक जादुई जानवर की लहर आती है, इसलिए बहुत से लोग इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। इसलिए जो लोग कई सालों से वेक सिटी में रह रहे थे, वे समझ गए थे कि जादुई जानवर की लहर कैसे काम करती है। यह नई लहर विशेष रूप से अजीब थी। अगर आमतौर पर गूंगे जादुई जानवर अचानक एक अनुशासित सेना की तरह चलने लगे, तो ये केवल क्लास 5 के जादुई जानवर का काम हो सकता है। ये कितना परेशान करने वाला है। क्लास 5 मैजिकल बीस्ट बहुत शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि एक अर्थ सेंट मास्टर को भी अकेले लड़ने पर जीत हासिल करने में परेशानी होगी। हमारे वेक सिटी के पास क्लास 5 मैजिकल बीस्ट से बचाव करने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है। ऐसा लगता है कि हम केवल अपनी संख्या के साथ उन्हें भारी करने की रणनीति बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक महंगे वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, क्योंकि क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की खबर उसके दिमाग में पूरी तरह से दर्ज हो चुकी थी। क्लास 5 के जादुई जानवर के खिलाफ हमें उसे हराने के लिए महान संत मास्टर्स की पूरी भीड़ का इस्तेमाल करना होगा। जो लोग संत मास्टर स्तर के हैं, उनके पास इसकी सुरक्षा को भेदने का मौका नहीं होगा, इसलिए इसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं है। लाल लबादा पहने एक और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। वह कद में मजबूत था और जादुई जानवरों को देखते ही उसके अंदर हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। ये सही है, क्लास 5 जादुई जानवर ऐसी चीज है जिसे केवल महान संत मास्टर स्तर के लोग ही नुकसान पहुंचाने की उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्लास 5 जादुई जानवर है जो बचाव में माहिर है, तो महान संत मास्टर्स उसे नुकसान पहुंचाने की उम्मीद भी नहीं कर सकते, भले ही वह हमारे द्वारा मारे जाने के लिए स्थिर खड़ा हो। मुझे सच में उम्मीद है कि इस क्लास 5 जादुई जानवर से निपटना बहुत मुश्किल नहीं होगा, अन्यथा वेक सिटी का बचाव करना बेहद मुश्किल होगा। एक छोटे बालों वाला आदमी दूसरों से बोला। शब्द कहना आसान है, लेकिन अगर क्लास 5 का जादुई जानवर सच में दिखाई देता है, तो हमारे सभी महान संत मास्टर्स को सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। क्लास 5 के जादुई जानवर के अलावा अभी भी कई अन्य जादुई जानवर हैं, जिनमें निश्चित रूप से कई क्लास 4 के जादुई जानवर शामिल हैं। अगर हमारे सभी महान संत मास्टर्स क्लास 5 के जादुई जानवर से लड़ रहे हों, तो हम दूसरों से कैसे निपटेंगे? तुम किस बात से डरते हो? हमारे वेक सिटी में कम से कम 1 लाख भाड़े के सैनिक हैं और शहर के सैनिकों में आसानी से 2 गुने सैनिक हैं। हालांकि हम उन जानवरों के साथ आमने सामने नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारे लोग विजयी होंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे लोगों का संयुक्त समूह इन जादुई जानवरों से बचाव करने में सक्षम नहीं होगा, न ही वे दीवारों पर लगे जादुई क्रिस्टल तोपों के सामने खड़े हो पाएंगे। पुरुषों को झगड़ते हुए सुनकर युन ली ने अपना गला साफ किया, सभी घबराए नहीं। हालांकि क्लास 5 के जादुई जानवर ने हम पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन उससे निपटा जा चुका है। अभी हमारे दुश्मन क्लास 4 के जादुई जानवर और उससे कम के हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत सारे जादुई जानवरों से निपटना बाकी है, इसलिए कोई भी अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। अगर हम अपनी संख्या के हिसाब से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम अपने अनुभव के हिसाब से उनसे लड़ेंगे। लॉर्ड युनली ने अपने शब्दों से सभी को चौंका दिया था। मेरे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? कक्षा 5 के जादुई जानवर से निपटा गया है। क्या यह हो सकता है कि अभी वेक सिटी में कुछ पृथ्वी संत मास्टर्स हैं? युन ली ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ये सही है, इसलिए सभी को कक्षा 5 के जादुई जानवर पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना ध्यान अन्य निचले स्तर के जानवरों पर केंद्रित करना चाहिए। महाराज, तो क्या आप जानते हैं कि ये वरिष्ठ लोग कहाँ हैं? हम उन्हें अपना सम्मान देना चाहते हैं। किसी ने तुरंत आवाज लगाई। युन ली ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। माफी चाहता हूं, लेकिन दूतों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। अगर वे नाराज हो गए, तो ये हमारे वेक सिटी के लिए बहुत विनाशकारी होगा। ये सुनकर हर कोई मन ही मन दुख में आहें भर सकता था। वेक सिटी में अर्थ सेंट मास्टर्स अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे, और यहां तक कि महाद्वीप में भी उन्हें उच्च क्रम के विशेषज्ञ माना जाता था। इन लोगों के लिए वे वास्तव में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते थे, ताकि उनसे दोस्ती कर सके और किसी भी मामले में उनकी सहायता प्राप्त कर सकें। युन ली के बोलने के बाद उन्होंने उनके करीब जाने का विचार छोड़ दिया था।
हालांकि दूत शब्द ने उन्हें कुछ याद रखने लायक बातों के प्रति सचेत कर दिया था। जियान चेन जो पास में खड़ा था, ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं था। इसके बजाय उसने अपना समय 100 मीटर दूर दो काले वस्त्र पहने दूतों को देखने में बिताया। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि जब दोनों को दयनीय स्थिति में मजबूर किया गया था, और परिणामस्वरूप वह मुस्कुराया। कौन जानता था कि मोनाक सिटी से वेक सिटी द्वारा नियुक्त किए गए दो अर्थ सेंट मास्टर दूतों को उसके द्वारा ऐसी दुखद स्थिति में डाल दिया जाएगा। जब जियान चेन की नजरें दोनों दूतों पर पड़ी तो कटाटा को अचानक लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसकी ओर मुड़ते हुए उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक दयालु मुस्कान थी। भाई जियान चेन, यहाँ आओ और बात करो, चलो। हालांकि 100 मीटर की दूरी पर होने और शोरगुल वाली भीड़ ने दोनों को अलग कर दिया था, फिर भी उसकी आवाज जोर से और स्पष्ट सुनी जा सकती थी, जैसे कि किसी अज्ञात माध्यम से बढ़ाई गई हो, ताकि ऐसा लगे कि दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में बात कर रहे हैं। कटाटा की आवाज ने अचानक युनली की कंपनी में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, जो तुरंत काले वस्त्र पहने दो दूतों की ओर देखने लगे। हालांकि उनकी अपनी ताकत दूतों की ताकत से कुछ भी असामान्य अनुभव करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने एक पल के लिए दोनों का निरीक्षण करने की कोशिश की तो आखिरकार उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई और वे एक बार फिर से दूर हो गए। कटाटा जैसे पृथ्वी संत गुरु के अनुरोध पर जियान चेन ने मना करने की हिम्मत नहीं की। युनली को अलविदा कहते हुए वह तुरंत दूत के स्थान की ओर बढ़ गया। जियान चेन, हम जियान चेन को पास से गुजरते देख सफेद बालों वाले बुजुर्ग की भौहें सिकुड़ गईं, और जैसे ही उसने जियान चेन का नाम लिया उसकी आंखों में अचानक एक चकित चमक आ गई और वह उसे घूरने लगा। ये देखकर कि अब बुजुर्ग हैरान होकर खड़े हैं, उनके पास बैठे नीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, बड़े हे यू, क्या बात है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग जियान चेन की पीछे हट्टी पीठ को घूरता रहा, फुसफुसाते हुए ताकि जियान चेन सुन न सके। उसने कहा, मैंने जियान चेन नाम पहले सुना है, क्या ये वही नाम नहीं है जिसने झोऊ और त्यानिक्सियों कुलों को नष्ट कर दिया था। सियान रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जब ये सुना तो चौंक गए। तुरंत उनकी नजर जियान चेन की पीठ पर गई और उन्होंने गहरी सांस ली। बुजुर्ग हेयू, जब तक आपने इसका जिक्र नहीं किया मैं इस मामले को पूरी तरह से भूल गया था। तियानिक्सियोव कबीले से भागे हुए पहरेदारों के अनुसार जिसने तियानिक्सियोव कबीले का सफाया किया और अकेले ही 9 महान संत गुरुओं को हराया, वह एक 20 वर्षीय युवक था जो दिखने में काफी सुंदर था। जो युवक अभी अभी हमारे पास से गुजरा वह एक अच्छा विकल्प लगता है। एक बार फिर से देखें, ये वही जियान चेन है जिसने दोनों कबीलों को नष्ट कर दिया था। अध्याय 240, एक पृथ्वी संत मास्टर के 6 चक्र। दोनों बुजुर्ग धीरे धीरे बात करते रहे, लेकिन पास खड़े सभी लोगों की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बोले जा रहे शब्दों को सुन लिया था। क्या जो युवक यहाँ खड़ा था, क्या वह जियान चेन था? वह इतना युवा है, फिर भी वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आपने कितने युवाओं को इतनी शक्ति का इस्तेमाल करते देखा है? एक आदमी विस्मय में बोला। बिल्कुल सही, वो सचमुच बहुत युवा है और फिर भी बहुत अनोखा है। 2 दिनों के बाद जब 2 प्रमुख कुलों का सफाया हो गया था, हर कोई जियान चेन के नाम से दर्दनाक रूप से वाकिफ था। हालांकि जादुई जानवरों के आने वाले आक्रमण के साथ हर किसी ने अपने दिमाग में लहर को सबसे आगे रख दिया था और कुलों के बारे में भूल गए थे। यह उनके लिए जीवन या मृत्यु का बिंदु था, और इसलिए झो और त्यानिक्सियोव कबीले की मौतें उच्च प्राथमिकता के लायक नहीं थीं और जल्दी ही अस्पष्टता में चली गईं। जियान चेन का नाम भी अब उल्लेख नहीं किया गया था और जल्दी से दिमाग में नहीं आया। ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक लंबे आदमी ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा, वे अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं थे और हम में से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से इस मामले को नहीं देखा था। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे यकीन है कि ये अफवाहें केवल आंशिक सत्य हैं और बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। बस देखो कि वह कितना छोटा है, उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। कोई इतना कम उम्र का व्यक्ति इतने शक्तिशाली स्तर तक कैसे साधना कर सकता है? हो सकता है कि उसने अपनी मां के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी हो। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि झो और त्यानिक्सियोव कबीले का विनाश एक व्यक्ति ने किया था या कुछ अन्य लोगों की मदद से। बाकी लोग सिर हिलाने लगे। इस आदमी ने जो कहा था उसके पीछे बहुत तर्क था। अफवाहें तो अफवाहें ही होती हैं, उनमें से हर एक ने कई तूफानों का सामना किया था और कई अफवाहें सुनी थीं, लेकिन उनमें से केवल एक छोटा हिस्सा ही सच था, जबकि अधिकांश अधूरे सच थे या बिल्कुल भी सच नहीं थे। समूह को असली सच्चाई का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए सुनकर युनली अपने चेहरे पर एक जानकार मुस्कान प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन साथ ही उसका शरीर एक पल के लिए कांपने और थरथराने से खुद को रोक नहीं सका। वह केवल इस तथ्य पर विलाप कर सकता था कि वह भी जियान चेन की ताकत के बारे में नहीं जानता था,
लेकिन वह जानता था कि बगीचे में उसके और दूत के बारे में कुछ समय पहले हुई घटना ने दूतों और उसे दोनों को एक बड़ा नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे यूनली समूह के साथ साझा करने के लिए तैयार था। जियान चेन मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे जहां दूत खड़े थे। वेक सिटी का सफलतापूर्वक बचाव किया जा सकता है या नहीं, ये वरिष्ठ दूतों पर निर्भर करता है। कटाता केवल हंस सकता था क्योंकि वह जियान चेन को एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ देख रहा था। ये वह मुस्कान थी जिसने हर किसी को उसके साथ अच्छे दोस्त बनने के लिए प्रेरित किया। जियान चेन, चूंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, क्या मैं तुम्हें जूनियर जियान चेन कह सकता हूं, या ये बहुत ज्यादा है? कटाटा ने लापरवाही से पूछा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, जियान चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भले ही कटाटा उस पर इतनी दयालु नजर से मुस्कुरा रहा था, फिर भी वह सतर्क था। उसके अनुभव में अगर कटाटा की अभिव्यक्ति दिल से निकली सच्ची भावना थी, तो वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिससे दोस्ती की जानी चाहिए। हालांकि अगर यह कुछ नकली से ज्यादा कुछ नहीं था, तो उस आदमी की ताकत से डरना चाहिए और उससे सावधान रहना चाहिए। कटाटा ने जियान चेन को करीब से देखा। जूनियर जियान चेन, हालांकि मेरा भाई और मैं दोनों ही अर्थ सेंट मास्टर्स हैं, लेकिन क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की ताकत अभी भी कुछ ऐसी है जो हमारी उम्मीदों के खिलाफ जा सकती है। भले ही हम दोनों जादुई जानवर को मारने के लिए हाथ मिला लें, फिर भी यह एक मुश्किल काम होगा, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर समय आए तो जूनियर हमारी मदद कर सकता है। आत्महीन मुस्कान के साथ जियान चेन ने उत्तर दिया, वरिष्ठ दूत, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरे पास केवल एक महान संत गुरु की ताकत है, मैं एक वर्ग 5 जादुई जानवर के खिलाफ कैसे लड़ूंगा? ऐसा करना मेरे जीवन को बर्बाद करने के समान होगा। भले ही उसने ऐसा कहा था, जियान चेन का दिल एक वर्ग 5 जादुई जानवर के खिलाफ लड़ने के लिए प्यास से नहीं बच सका, लेकिन साथ ही वह जानता था कि उसकी ताकत एक के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी जब तक कि वह नीला और बैंगनी तलवार क्यूई की ताकत का उपयोग न करे। जूनियर, तुम सच में बहुत विनम्र हो। बगीचे में तुमने इतनी शक्ति का प्रदर्शन किया था कि मैं और मेरा भाई भी डर गए थे। आज भी मेरा शरीर उस दर्द से दर्द करता है जो मैंने तब महसूस किया था। अगर जूनियर ने वही शक्ति इस्तेमाल की तो मुझे यकीन है कि क्लास 5 का जादुई जानवर तुम्हारे हाथों में आ जाएगा, कटाटा ने कहा। जियान चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वरिष्ठ दूतों, वह शक्ति ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं। फिर भी ये जादुई जानवर की लहर के खिलाफ वेक सिटी की रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। हाँ, जब तक आप उन शब्दों का मतलब समझते हैं तब तक मेरा दिल सचमुच शांत रहेगा, कटाटा ने कुछ राहत के साथ कहा। उनके स्वर में आए परिवर्तन को देखते हुए जियान चेन ने जल्दी से आगे कहा, वरिष्ठ दूतों, आप दोनों के यहाँ होने से ये जादुई जानवर जैसी लहर कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ये सुनकर कटाटा केवल आह भर सका। सच है, पहले मैंने कक्षा 5 के जादुई जानवर को अपना दुश्मन मानने की भी जहमत नहीं उठाई, लेकिन अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इसे छोटा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जियान चेन की अभिव्यक्ति भी बदल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कक्षा 5 के जादुई जानवर से निपटना मुश्किल होगा, भले ही दोनों वरिष्ठ एक साथ शामिल हो? उसने आश्चर्य से पूछा। सही। कटाटा की मुस्कान अचानक गायब हो गई और वह अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गई। जब मैं और मेरा भाई यहाँ खड़े थे तो हम दोनों ने एक ऐसी उपस्थिति को महसूस किया जो इतनी मजबूत थी कि वह हम दोनों को भी दबा सकती थी। कटाटा के समान रूप से बोले गए शब्द जियान चेन के कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। वह खुद को पूरी तरह से आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सका और बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? एक क्लास 5 जादुई जानवर जिसकी उपस्थिति इतनी मजबूत है कि वह दोनों वरिष्ठों को दबा सकता है। आखिर वह जादुई जानवर कितना शक्तिशाली है? कटाटा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर जियान चेन, मुझे लगता है कि आप नहीं जानते कि पृथ्वी संत मास्टर्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। मुझे आपको ये समझाने की अनुमति दें। उन्होंने आगे बोलने से पहले सांस लेने के लिए एक पल के लिए विराम लिया। संत, महान संत, संत मास्टर और महान संत मास्टर सभी 3 अतिरिक्त परतों में विभाजित हैं। वे 3 परतें प्राथमिक, मध्य और शिखर परतें हैं। पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र के बाद अचानक ताकत की 6 अलग अलग परतें होती हैं। हम इन्हें 6 चक्र कहते हैं। पहला चक्र सबसे कमजोर है और छठा चक्र सबसे ऊंचा है। यदि कोई पृथ्वी संत मास्टर क्षेत्र के छठे चक्र को तोड़ता है तो अगला चरण स्वर्ग संत मास्टर क्षेत्र है। मेरे भाई काटाफे और मैं रैंकिंग में केवल दूसरे चक्र पर हैं। जहां तक छिपे हुए वर्ग 5 के जादुई जानवर की बात है, मुझे संदेह है कि यह कम से कम ताकत के मामले में चौथे चक्र पर है। यह भी संभव है कि यह 5वें चक्र पर हो, जहां यह मेरे भाई और मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कटाटा की बात सुनते ही जियान चेन का चेहरा मौत की तरह गंभीर हो गया।
जब कटाटा ने कहा था कि पृथ्वी संत मास्टर्स को ताकत के विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि जंगल में पाया जाने वाला कक्षा 5 का जादुई जानवर कितना शक्तिशाली था।